जय हिंद छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल RKM शिक्षा पर। और बच्चों, आज हम लोग हिंदी माध्यम फिजिक्स में क्लास 11वीं की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और 11वीं की फिजिक्स में आज हम बात करने जा रहे हैं प्रक्षेप गति की, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बच्चों, प्रक्षेप गति क्या होती है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी प्रक्षेप गतियाँ आपने जीवन में अपने देख रखी हैं। जैसे अगर कोई क्रिकेटर गेंद को अपने बल्ले से मारता है तो कैसे मारता है बच्चों? वो गेंद कैसे जाती है? वो गेंद इस तरह से मोशन करती है। ये गेंद की गति कैसी है? ये प्रक्षेप गति कहलाती है। ठीक है। जब कोई मिसाइल फायर की जाती है, मान लीजिए कोई ऐसे यहाँ से एक मिसाइल मार दी जाए और ये मिसाइल ऐसे जाके ऐसे गिरे, ठीक है, तो ये मिसाइल जो मारी जाती है इसकी गति कैसी होती है? ये प्रक्षेप गति होती है। जैसे कोई अगर वॉलीबॉल खेलने वाला व्यक्ति, ठीक है, वॉलीबॉल को ऐसे वो मान लीजिए व्यक्ति खड़ा है और ऐसे गेंद को पकड़ के ऐसे उछाल देता है, वो यहाँ पे जाके नेट में फंस जाती है या नहीं भी फंसती है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जिस तरह की गति करती है, ये गति क्या है? ये एक प्रक्षेप गति है। तो प्रक्षेप गति आप समझ गए होंगे। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, कोई गेंद उठा के ऐसे अपने दोस्त को दे दिया, तो वो क्या है? वो प्रक्षेप गति है। तो इस तरह की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी बच्चों इसकी? जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से, कहाँ से? ऊर्ध्वाधर रेखा से न्यून कोण पर, मतलब 90 से कम कोण पर, चाहे इधर फेंक दो, चाहे इधर फेंक दो, चाहे किसी भी तरफ फेंक दो, तो वो जिस प्रकार की गति प्रदर्शित करती है, वस्तु जिस प्रकार की गति को प्रदर्शित करती है, वो गति प्रक्षेप गति कहलाती है। तो प्रक्षेप गति क्या होती है? जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से किसी न्यून कोण पर प्रक्षेपित कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, तो वस्तु जिस प्रकार की गति को प्रदर्शित करती है, यह गति प्रक्षेप गति कहलाती है। ठीक है। तो प्रक्षेप गति की परिभाषा क्या हो गई? ये बात हमारे पास क्लियर हो गई कि अगर किसी भी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से न्यून कोण पर फेंक देंगे तो वो वस्तु जिस प्रकार की गति को प्रदर्शित करेगी, वो गति क्या कहलाएगी? अब बच्चों, साधारणतः यहाँ पे जो प्रक्षेप गति आपको पढ़नी है, वो ऐसी प्रक्षेप गति पढ़नी है जिसमें वस्तु को ऊर्ध्वाधर से किसी कोण पर फेंक देंगे। मान लीजिए ऐसे फेंका तो वस्तु ऐसे जाके गिरेगी। ठीक है। अब मान लीजिए इस अवस्था में वस्तु को आपने क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंक दिया। आपने कहाँ से कोण दिया? क्षैतिज से लिया अभी। ठीक है। कितने कोण पर फेंका? या u वेग से, प्रारंभिक वेग से थीटा कोण पर आपने वस्तु को फेंक दिया। तो जब u वेग से फेंकेंगे तो बच्चों इस वेग के दो घटक हो सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए गेंद को फेंक दिया, कुछ भी हो सकता है, तो इसके दो वेग के घटक बन जाते हैं, एक क्षैतिज में और एक ऊर्ध्वाधर। क्यों? क्योंकि देखिए ये वस्तु ऊपर भी जा रही है लगातार और आगे भी बढ़ रही है। तो ऊपर जा रही है मतलब इसमें एक ऊर्ध्वाधर गति हो रही है। इस तल में गति होती तो ये क्या है? इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर भी जा रही है। और एक देखिए वो क्षैतिज में आगे भी बढ़ रही है। इधर क्या है हमारे पास? ये क्षैतिज है। अर्थात वस्तु दो दिशाओं में गति करती है। इसीलिए प्रक्षेप गति को दो दिशाओं की गति भी कहा जाता है। ठीक है। तो जब किसी वस्तु को u वेग से थीटा कोण पर फेंक देते हैं, प्रारंभिक कोण पर, तो यह वस्तु जिस प्रकार की गति करती है, यह प्रक्षेप गति कहलाती है। प्रक्षेप गति करती हुई वस्तु ऊर्ध्वाधर में भी एक गति करती है और क्षैतिज दिशा में भी गति करती है। अर्थात इस वस्तु के दो वेग होते हैं। एक वेग क्षैतिज दिशा में उसको ले जाता है u cos थीटा, और एक वेग उसको ऊर्ध्वाधर में ले जाता है u sin थीटा। बच्चों, साधारणतया जो आपको प्रक्षेप गति पढ़ाई जाती है उसमें वायु के प्रतिरोध को नगण्य मान लेते हैं। मतलब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे? हम यहाँ पर वायु प्रतिरोध को नगण्य मान लेंगे। मतलब जैसे वायु उपस्थित ही ना हो ऐसी बात करेंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो वस्तु हम यहाँ से प्रक्षेपित करते हैं उस वस्तु का घनत्व वायु के घनत्व से बहुत ज़्यादा है।
जिससे कि वायु द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल लगभग शून्य हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वायु से कोई बल वस्तु पर नहीं मानना है। तो जब वायु से लगने वाला कोई बल नहीं होगा, अर्थात वस्तु का जो क्षैतिज वेग है, क्षैतिज वेग मतलब u cos थीटा, u cos थीटा का मान फिर बदलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि क्षैतिज में कौन सा बल लग सकता था? वायु का प्रतिरोध बल, लेकिन वायु का बल तो हमने कहा नगण्य मान लेना है। इसका अर्थ ये हुआ कि क्षैतिज दिशा में लगने वाला बल शून्य हो जाएगा, जिससे यह पता चलता है कि क्षैतिज दिशा का जो बल शून्य होगा तो उसका क्षैतिज वेग भी वस्तु का क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। अर्थात अगर यहाँ पे u cos थीटा का मान 10 आ गया तो यहाँ भी 10, 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 यहाँ पर, अर्थात क्षैतिज वेग का मान प्रक्षेप गति के दौरान नहीं बदलता है। प्रक्षेप गति में वस्तु का क्षैतिज वेग नियत यानी कि अचर रहता है। अर्थात परिवर्तित नहीं होता, जबकि वस्तु का ऊर्ध्वाधर वेग गुरुत्व के कारण लगातार बदलता रहता है। जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाती है उसका ऊर्ध्वाधर वेग अर्थात uy घटता है, जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाएगी uy का मान घटेगा और अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर वेग शून्य हो जाता है। अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाता है? शून्य। उसके बाद ऊपर फिर नहीं जाती वस्तु, फिर वहां से वो नीचे आने लगती है। जब वस्तु अधिकतम ऊंचाई के बाद आगे बढ़ती है तो उसका ऊर्ध्वाधर वेग का मान लगातार बढ़ने लगता है, और जहां से फेंकी गई उसी ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर वेग उतना ही हो जाता है जिस वेग से फेंकी गई थी वस्तु, लेकिन उसकी दिशा बदल चुकी होती है। अब जब नीचे गिरेगा तो वस्तु का ऊर्ध्वाधर वेग कितना हो जाएगा? जिस वेग से वो फेंकी गई थी, लेकिन उस वेग की दिशा क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, कि जैसे किसी वस्तु को कहीं से फेंका गया तो जब वो पुनः पृथ्वी पर गिरेगा तो जितने वेग से ऊर्ध्वाधर वेग से ऊपर की तरफ था उतना ही ऊर्ध्वाधर वेग नीचे की तरफ हो जाता है, जबकि क्षैतिज वेग का मान नियत रहता है, वो तो बदलता ही नहीं। समझ में आ गई बात? तो याद रखना कि जैसे जैसे वस्तु बढ़ेगी ऊपर वाला वेग क्या होता है? जैसे ऐसे ही सोचो, कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकते हो तो क्या होता है? ऊपर की तरफ वाला वेग घटता है घटता है घटता है घटता है, फिर जीरो हो जाता है। फिर उसके बाद फिर वो वस्तु नीचे आती है तो वही ऊर्ध्वाधर वेग उसका बढ़ने लगता है बढ़ने लगता है बढ़ने लगता है, और जहां से फेंका बच्चों वहीं कैच कर ले। तो जिस वेग से वस्तु को फेंकोगे उसी वेग से वो तुम्हारे हाथ में गिरेगी, अगर उसी जगह कैच करते हो तो। इससे पता चला कि ऊर्ध्वाधर वेग का मान ऊपर जाने पर घटेगा घटेगा घटेगा, अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर वेग क्या होगा? शून्य। ध्यान रखना, केवल ऊर्ध्वाधर वेग शून्य होगा, क्षैतिज वेग तो वही रहेगा जो नियत है, वो तो बदला नहीं है। अर्थात अधिकतम ऊंचाई पर केवल क्षैतिज वेग बचता है। अधिकतम ऊंचाई पर केवल कौन सा वेग होता है? क्षैतिज वेग होता, ध्यान रखना। तो जब वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर होती है तो अधिकतम ऊंचाई पर केवल क्षैतिज वेग बचता है। ठीक है, तो अधिकतम ऊंचाई पर कौन सा वेग बचता है? क्षैतिज वेग बचता है। फिर वो वस्तु धीरे 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 अपनी जगह वापस गिर जाती है। ठीक है, कुछ इस तरह के गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अब बच्चों इसमें सबसे बड़ी बात एक याद रखिएगा कि जब कभी हम क्षैतिज गति के बारे में बात करेंगे तो हम क्षैतिज वेग की गणना करेंगे,
क्षैतिज वेग का इस्तेमाल करेंगे। जब हम ऊर्ध्वाधर गति की गणना करेंगे तो हम ऊर्ध्वाधर वेग का इस्तेमाल करेंगे। मतलब क्षैतिज गति में ऊर्ध्वाधर वेग का कोई लेना देना नहीं है और ऊर्ध्वाधर गति में क्षैतिज वेग का कोई भी लेना देना नहीं है। ये बात आपको अपने दिमाग में सेट कर लेनी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, यह किस तरह के रास्ते से गिरता है, इस बात की हम चर्चा करते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं प्रक्षेप्य का पथ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब कोई वस्तु प्रक्षेप्य गति करती है तो उसका पथ यानी कि रास्ता किस तरह के वक्र को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों मान लेते हैं एक वस्तु है जिसको हमने u वेग से, u प्रारंभिक वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित कर दिया। ठीक है, वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना हमने मान लिया है, u है। ठीक है, ये वस्तु का प्रारंभिक वेग देखो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं। u कितने वेग कोण पर इसको फेंका, थीटा कोण पर। ये o है वस्तु का। ठीक है, ये प्रारंभिक बिंदु है जहां से वस्तु को फेंका गया। अब बच्चों इस वेग के आपको पता है कि दो घटक होंगे, एक तो क्षैतिज घटक होगा वेग का, क्षैतिज घटक होगा u cos थीटा। ठीक है, और एक इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा, वो कितना होगा, वो होगा u sin थीटा। तो ध्यान रखिएगा जो थीटा से जुड़ता है उसमें जाता है cos थीटा वाला घटक और जो नहीं जुड़ा है वो गया sin थीटा वाला। और u cos थीटा और u sin थीटा एक दूसरे से 90 डिग्री पे 90 अंश। तो ये क्षैतिज घटक हो गया, मतलब इसको हमने ux से लिख दिया। ये ऊर्ध्वाधर घटक हो गया, इसको हमने uy से लिख दिया। तो यहां पर लिखेंगे ux बराबर u cos थीटा। ये वेग का क्या है बच्चों, ये क्षैतिज घटक है। ठीक है, जबकि जो uy हमने मान रखा है uy, y का मतलब y अक्ष, तो y अक्ष का जो वेग है मतलब। अब बच्चों मान लेते हैं कि जब यहां से हमने किसी वस्तु को फेंका तो वो वस्तु ऐसा रास्ता लेती हुई यहां पे गिर गई। हमने मान लिया कि वस्तु किसी समय t पर, मतलब यहां से फेंका तो यहां समझो इसका जो है ये मूल बिंदु है, मतलब 0,0, ये x अक्ष और ये y अक्ष। और हमने मान लिया t समय बाद, कितने समय बाद, t समय बाद वस्तु p बिंदु पर पहुंचती है जिसके निर्देशांक x, y है। और p बिंदु के निर्देशांक क्या है, x, y। यहां पर x क्या है बच्चों, x क्षैतिज विस्थापन है वस्तु का, और y क्या है, y वस्तु का ऊर्ध्वाधर विस्थापन है। ठीक है, तो x क्या है, क्षैतिज विस्थापन। भाई यहां से यहां वस्तु गई तो वो दो तरह के विस्थापन करेगी, एक तो देखो ऊपर वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, और एक क्षैतिज दिशा का विस्थापन जिसको हमने x से लिख दिया। अब हम लिखेंगे बच्चों O से P की क्षैतिज गति के लिए, O से P की क्षैतिज गति के लिए। तो बच्चों क्षैतिज तुमको पता है, क्षैतिज वेग जो है वो सदैव नियत रहता है, अर्थात क्षैतिज गति में कोई भी त्वरण नहीं होता। जब वेग नियत है क्षैतिज दिशा का तो क्षैतिज दिशा का त्वरण क्या है, 0। क्यों, क्योंकि क्षैतिज दिशा में कोई भी बल कार्य नहीं करता। तो जब त्वरण नहीं होगा तो सीधी सी बात है, हम यहां पे लिखेंगे क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग और गुणित समय। बच्चों आपके मन में आ रहा होगा हमने s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहां पे जो हाफ at स्क्वायर आता था, ये आता था त्वरण, यहाँ त्वरण है नहीं, तो s बराबर ut केवल बचेगा। s मतलब दूरी बराबर u इंटू टी, वेग गुणित समय, वही लगा रहे हैं। तो क्षैतिज दूरी कितनी चला, देखिए x, क्षैतिज वेग कितना है, क्षैतिज दिशा का वेग देखो बेटा u cos थीटा,
और इंटू समय, समय कितना है देखिए t, अर्थात t बराबर आ जाएगा x बटा u cos थीटा। ये समीकरण हो गई पहली, ये पहली समीकरण हो गई। अब देखिए क्या लिखेंगे यहां से, अब लिखेंगे O से P की ऊर्ध्वाधर गति के लिए, ठीक है, O से P की ऊर्ध्वाधर गति के लिए। तो ऊर्ध्वाधर गति के लिए क्या आएगा भाई, इसके लिए सोचो, तो इसके लिए आ जाएगा, आपको पता है h बराबर क्या होता है, ऊपर जब कोई वस्तु जाती है तो उसके लिए बराबर समीकरण क्या होती है, h बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। h क्या है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, u क्या है, ऊर्ध्वाधर वेग, t क्या है, समय, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। क्योंकि जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ उठती है तो गुरुत्वीय त्वरण उसको नीचे लाने की कोशिश करता है, मतलब उसमें मंदन उत्पन्न करता है, उसके वेग को कम करता है, इसलिए समीकरण बनी। h कितनी ऊंचाई तक उठ गया, देखो h की जगह कितना आ गया y, uy कितना है भाई, ऊर्ध्वाधर वेग, देखो कितना है u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां पे लिख देंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से t का मान रखने पर, तो t का मान समीकरण एक से यहां पे रख दीजिए, तो हमें क्या मिलेगा, y बराबर, तो ये y बराबर मिलेगा, क्या होगा देखो, u साइन थीटा इंटू t, t की जगह क्या आ गया देखो, x बटा u कॉस थीटा माइनस हाफ g और t स्क्वायर, t की जगह देखो x बटा u कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो u से u कट जाएगा ये, तो साइन बटा कॉस बचेगा, यानी क्या आ जाएगा, टेन थीटा। तो y बराबर आ गया टेन थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए जो ये समीकरण हमको मिली है ये किस रूप में मिली है, तो प्राप्त समीकरण y बराबर ax माइनस बी एक्स स्क्वायर रूप की है, जो कि एक परवलय की समीकरण है। इस रूप की है और ये किसकी समीकरण है, परवलय की, अर्थात प्रक्षेप करती वस्तु या प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अर्थात प्रक्षेप का पथ कैसा होता है बच्चों, परवलयाकार। तो जब कोई वस्तु प्रक्षेपित करती है तो उसका पथ परवलयाकार होता है। इसको आप लोग लिख लीजिए बच्चों, यहां से लिख लिया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो बच्चों इस तरह से हमको पता चला कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। इसको आप लोग नोट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग अगले अपने लेक्चर में पढ़ेंगे प्रक्षेप की ऊंचाई कैसे निकाली जाती है, क्षैतिज परास कैसे निकाली जाती है और उड्डयन काल कैसे निकालते हैं। ये सारी बातें हम अपने वीडियो में करने वाले हैं।